शुभ संध्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं के विद्यार्थी। इसके पूर्व वीडियो में आपका जो दूसरा पाठ था लाख की चूड़ियां, उस पाठ का लगभग 70-80% हम पढ़ चुके थे। आज उस पाठ का जो अंतिम अंश है, आज की कक्षा में हम उस अंतिम अंश का अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, पृष्ठ संख्या 9 जहां से हम शुरू करेंगे उससे पहले हमने मशीनी युग के बारे में बात की थी। किस प्रकार मशीनी युग के कारण अनेक लोग बेरोजगार हो गए हैं, बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, परिवार चलाना उनके लिए आज दिक्कत हो गई है, उसके बारे में हमने आलोचना की थी। और बदलू काका की भी ऐसी ही हालत हो गई थी। मशीनी युग के कारण लोगों के बीच कांच की चूड़ियों का अत्यधिक प्रचार प्रसार के कारण आज बदलू काका बेरोजगार हो गया है। उसके लाख की चूड़ियों को कोई पूछता भी नहीं था। इस प्रकार परिवार चलाने में उसे काफी दिक्कतें हो रही थी। उसकी उम्र भी ढल चुकी थी। मोटा मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो इसी मशीनी युग के कारण और कांच की चूड़ियों का अत्यधिक प्रचार प्रसार के कारण जब बदलू काका का धंधा चौपट हो जाती है, वह जब बेरोजगार हो जाता है, तब वह बहुत टूट पड़ता है। और इसी चीज को लेखक ने भी नोटिस किया था और उन्होंने सोचा था कि वास्तव में इसी मशीनी युग के कारण बदलू काका का हालत एकदम बिगड़ गया है। और उसके बाद लेखक ने जब देखा, नोटिस किया, फिर उसके बाद लेखक और बदलू काका दोनों चुप रहते हैं। कुछ क्षण दोनों चुप रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करते। और फिर अचानक लेखक पूछते हैं, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। यानी जब दोनों के बीच कोई बातचीत हो नहीं रही थी, लेखक को भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो लेखक ने क्या किया, बात को बदलने की कोशिश की। बात को, टॉपिक को बदलते हुए लेखक ने अपनी ओर से बदलू काका से पूछा कि काका अब आम का फसल कैसी है? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर मतलब झुककर, नीचे झुककर। वैसे भी बदलू काका बूढ़ा हो चुका था, उसकी उम्र ढल चुकी थी। तो लेखक ने जैसे आम के फसल के बारे में पूछा तो बदलू काका ने कहा कि आम की फसल बहुत अच्छी हुई है इस बार। वह नीचे की ओर झुकते हुए बोला, बदलू काका ने कहा, और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। ऐसे वह झुककर अपनी बेटी को उसने बुलाया। उसकी बेटी का नाम है रज्जो को उसने बुलाया। कहा, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। अरे रज्जो, काफी दिनों बाद लला हमारे घर में आया है। ठीक है, लला काफी दिनों बाद हमारे घर में आया है, उसके लिए थोड़ा सा आम ले आ, वो खाएगा। यानी लला के, यानी लेखक के खाने के लिए कुछ रसीले आम लेकर आने के लिए बदलू काका ने अपनी बेटी रज्जो को बुलाया। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मतलब वह ऐसे झुककर अपनी बेटी को बुला रहा है। फिर लेखक की ओर मुखातिब मतलब मुंह करके, फिर लेखक की ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। मतलब इसी बातचीत के सिलसिले में बदलू काका आज लेखक की खातिरदारी करना भूल गया था, क्योंकि बचपन में लेखक जितने बार भी बदलू काका के घर आए थे, एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन बदलू काका ने लेखक को न खिला पिला कर विदा किया हो। लेखक हमेशा खा पी कर जाते थे। कभी आम खाते थे, कभी दूध की मलाई उन्हें खाने के लिए मिलता था, कुछ ना कुछ जरूर खाते थे। लेकिन इतने सालों बाद लेखक बदलू काका के घर आए हैं, दोनों के बीच
आपस में बातचीत हो रही है। काफी सारी चीजें लेखक को पता चली। ठीक है, बदलू काका की जो पहली जो स्थिति थी वो स्थिति आज नहीं है। और इसी बातचीत के सिलसिले में लेखक को आम खिलाना भूल गया था काका, इसलिए वो लास्ट में माफी मांग रहा है। बदलू काका माफी मांगते हुए लेखक को कहा, लला को कहा कि लला तुम्हें मैंने आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तो लेखक कहते हैं नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है। इस साल तो मैंने बहुत आम खाए हैं। लेखक ने कहा इस साल मैंने बहुत आम खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। बदलू काका कहता है अरे वाह, तुम कितना भी आम खाओ, कैसा भी आम खाओ, जब तुम मेरे घर में इतने सालों बाद आए हो, तुम्हें मैं आम खिलाए बगैर कैसे जाने दूंगा। ये हो नहीं सकता। तुम कितने भी आम खाओ इस साल में, लेकिन मेरे घर में तुम्हें आम खाकर ही जाना होगा। बदलू काका ने कहा। मैं चुप हो गया। फिर कुछ देर तक लेखक चुप बैठे थे। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। और इसी चुप्पी के दौरान लेखक सोच रहे हैं कि बदलू काका सिर्फ मुझे आम नहीं खिलाता था बचपन में, बल्कि उसके पास जो गाय थी उसी गाय के दूध से मलाई बचाकर मेरे लिए बदलू काका रखता था और मलाई मुझे खाने के लिए देता था। तो आम तो आएगा ही। रज्जो तो लेखक के लिए, लला के लिए आम लेकर आएगी। इसी बीच लेखक को बचपन में खाने वाली वो दूध से बनी मलाई की याद आ जाती है। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। और जैसे ही लेखक के मन में मलाई की याद आई, लेखक को मलाई की याद आई, तुरंत लेखक ने पूछा। किससे पूछा? बदलू काका से। उन्होंने पूछा कि काका गाय अच्छी है ना। लेखक को क्या पता गाय है या नहीं है। 10 साल बाद आए हैं, उन्हें पता नहीं है। 10 साल पहले गाय थी, काफी दूध होता था, दूध से मलाई बनाकर लेखक को खाने के लिए बदलू काका देता था। लेकिन 10 साल बाद गाय है या नहीं है, क्या स्थिति है, लेखक इस बारे में बिल्कुल अनजान है। तो ऐसे ही लेखक ने बदलू काका से पूछा कि काका गाय तो अच्छी है ना। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहां से खिलाता। बदलू काका गंभीर स्वर से बोलने लगा, जवाब दिया कि लला गाय अब कहां है। 10 साल पहले तुमने जिस गाय को देखी थी, आज वो गाय कहां है। मैंने उस गाय को भी बेच डाला, क्योंकि पहले से ही हम कह चुके हैं मशीनी युग के कारण और गांव की महिलाओं के बीच कांच की चूड़ियों का प्रचार प्रसार हो जाने के कारण बदलू काका का धंधा जो है वो पूरा चौपट हो गया है। वो बेरोजगार हो गया है। अपने खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, वो गाय को भला कैसे खिलाता। ठीक है, इसलिए गाय को वह खिला ना सका, इसलिए उसने गाय को बेच दी। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डालिया में ढेर से आम ले आई। इसी बीच रज्जो यानी बदलू काका की बेटी, ठीक है, एक डलिया में इतने सारे रसीले आम लेकर आई। ठीक है, आम की फसल थी ना, बदलू काका की अपनी फसल थी, बहुत सारे आम आए थे। ठीक है, तो रज्जो ने क्या किया, बदलू काका के कहने पर बहुत सारे आम, एक डलिया में बहुत सारे आम, रसीले आम, मीठे आम लेकर आई। किसके लिए? लेखक के लिए। यह तो बहुत है काका, इतने कहां खा पाऊंगा, मैंने कहा। और लेखक ने जैसे देख लिया कि एक डलिया में बहुत सारे आम हैं तो लेखक घबरा गए और लेखक बोले, लेखक ने कहा कि काका ये तो बहुत सारे आम हैं, इतने आम मैं कहां खा पाऊंगा। 2-4 आम खाऊंगा, लेकिन इतने सारे, एक डलिया भर आम मैं कहां खा पाऊंगा। तो बदलू काका ने कहा वाह वाह,
वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना। और जब लेखक ने कहा कि मैं इतने सारे आम कैसे खा पाऊंगा, तो बदलू काका हंस पड़ता है और वह मजाक में ठाका मारकर लेखक को कहता है, वाह अब तुम शहरी ठहरे ना। शहरी ठहरे मतलब देखना, गांव में रहने वाले लोग बहुत खाते हैं। मैं कटाक्ष से नहीं कर रहा हूं, गांव गांव में रहने वाले लोग मेहनती होते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, बहुत खाते हैं। लेकिन शहर में रहने वाले लोग गांव में रहने वाले लोगों की तुलना में उतना ज्यादा खा नहीं पाते हैं, क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों का परिश्रम अलग होता है और गांव में रहने वाले लोगों का परिश्रम अलग होता है। ये लोग शारीरिक परिश्रम करते हैं और शहर में रहने वाले लोग दफ्तर जाएंगे और कहीं कहीं जाएंगे, उनका परिश्रम मानसिक होता है। ज्यादातर मानसिक, ऑफिस में कार्यालय में काम करने वाले शहरी लोग, उनका परिश्रम अक्सर मानसिक होता है। लेकिन गांव में खेत खलिहानों में मजदूरों जैसा काम करने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, हाँ कि नहीं, मिट्टी खोदने वाले ग्रामीण लोगों का काम शारीरिक होता है, इसलिए शारीरिक काम करने वाले ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो बदलू काका कहता है, अब मुझे पूरा पता चल गया कि तुम शहरी हो। अगर गांव के रहने वाले होते तो यही बात कभी नहीं कहते, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग देखते देखते ये इस डलिया में जितने भी आम है सबको खा जाएंगे, सारे के सारे आम खा जाएंगे गांव में रहने वाले लोग। लेकिन शहर में रहने वाले लोग खा नहीं पाएंगे। और तुमने तो पहले से ही डलिया देखकर इनकार कर दिया कि काका ये बहुत सारे आम है, मैं कैसे खा पाऊंगा। इससे पता चलता है कि तुम अब पूरी तरह शहरी बन चुके हो। और क्या कहता है, ये मजाक में लेखक के साथ मजाक करते हुए, मजाक से ठाका मारते हुए बदलू काका ने लेखक को कहा। और क्या कहता है, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत मतलब एट ए टाइम, एक साथ। बदलू काका क्या कहता है कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था, ये इस डलिये में जितने आम हैं इससे 4 गुना आम, 4 गुना आम मैं एक बखत में खा जाता था, यानी एट ए टाइम, एक साथ में खा जाता था। तो मैं खा सकता हूं तो क्या तुम नहीं खा सकते? बदलू काका का कहना यही था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया, आप लोगों की बात और है। ठीक है, लेखक ने कहा कि काका आप गांव में पलने बढ़ने वाले इंसान हो, आप गांव में शारीरिक मेहनत करने वाले इंसान हो, आप जितना खा सकते हो उतना हम नहीं खा सकते। और सही बात है, ये सही बात है। गांव में पहले भी कह चुका हूं, गांव में रहने वाले लोग जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, इन लोगों का खाना शहर में रहने वाले लोगों के खाने से अलग होता है। ठीक है, क्योंकि ये लोग ज्यादा नहीं खाएंगे तो काम करने के लिए उन्हें शक्ति नहीं मिल पाएगी, और शारीरिक परिश्रम करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है। और ये लोग जब खाएंगे, अच्छे से भरपेट खाना खाएंगे, तब उन्हें ताकत मिलेगा और वे अच्छे से काम कर सकते हैं। और आजकल भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है, आप अपने दादा को देखिए, अपने पिताजी को देखिए। कभी कभार हमारे घर में भी ऐसा होता है कि हमारे दादा परदादा जो होते हैं, बुढ़े होते हैं, उनकी उम्र 70 साल 80 साल होती है, लेकिन वे लोग जितना खा जाते हैं, कभी कभार हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी भी नहीं खा पाते, क्योंकि वे लोग पुराने लोग हैं। हाँ कि नहीं, पुराने लोग हैं। आज तक वे लोग, उनके जमाने में जो भी खाना वे खाते थे सब ओरिजिनल था, आज तो सब डुप्लीकेट हो गया है। अब चावल ले लो, गेहूं ले लो, दाल ले लो, राशन सामग्री ले लो, फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, इन तमाम चीजों में आजकल मिलावट हो रहा है। फसलों में रासायनिक
सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हाँ कि नहीं। लेकिन पहले जो खाना खाते थे हमारे दादा परदादा के समय में एकदम ओरिजिनल था। फसलों में किसी प्रकार के कोई किसी प्रकार की कोई रासायनिक सामग्रियों की मिलावट नहीं होती थी, ठीक है। इसलिए तो हमारे दादा परदादा की पीढ़ी को देख लीजिए, वे लोग आज 70-80 साल तक जीवित रहते हैं। लेकिन हमारे पीढ़ी के लोग बहुत मुश्किल से लोग 50-55-60 साल तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। और वे लोग जितना खाएंगे, जितना एडजस्ट कर पाएंगे, आजकल के लोग नहीं कर सकते। यही बात लेखक ने कही बदलू काका को। उन्होंने कहा कि काका, आप गांव में पले बढ़े हो, आप गांव में रहने वाले लोग हो, मेहनती लोग हो, आप कुछ भी खा सकते हैं, किसी भी चीज को आप हजम कर सकते हैं, लेकिन आपकी तरह हम नहीं कर सकते, हम इतने आम नहीं खा सकते। फिर बदरू काका अपनी बेटी रज्जो से कहता है, अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदरी वाले देना, ठीक है। वैसे तो पहले लेखक ने मना कर दिया, टोकरी में इतने सारे आम देखकर लेखक ने मना कर दिया कि बदलू काका, मैं इतने सारे आम नहीं खा पाऊंगा, ठीक है। इसीलिए बदलू काका ने अपनी बेटी रज्जो को कहता है कि बेटी, उस टोकरी में जितने भी मीठे आम हैं, रसीले आम हैं, सिंदरी वाले आम हैं, सिंदरी वाले मतलब उसका अंदर, उस आम का अंदर जो होता है वो बिल्कुल लाल दिखाई देता है, सिंदूर जैसा लाल दिखाई देता है, और एकदम बहुत मीठा होता है, आप खाएंगे आनंद आ जाएगा, इतना रसीला होता है। तो बदरू काका अपनी बेटी रज्जो से कहता है कि सिंदूरी वाले एकदम गुड़ जैसा मीठा ऐसे 4-5 आम छांट कर तुम लला को दे दो। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। और जब रज्जो लेखक की ओर 4-5 सिंदरी वाले आम बढ़ा देती है, उस वक्त बदरू काका लेखक को कहता है कि लला देखो, यह आम कैसा है, इसका स्वाद कैसे है। पहले ये आम नहीं थे, पहले इस आम का पेड़ नहीं था मेरे पास, लेकिन इसी साल मैंने इस आम के पेड़ को तैयार किया है, और यह आम बाकी आमों से बहुत अलग है, इसका स्वाद भी एकदम खास है, सिंदरी वाले आम है, एकदम मीठा आम, गुड़ जैसा लगेगा, एक बार तुम इसे खाओ, इसका स्वाद चख कर मुझे बताओ। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। तो अपने पिताजी के कहने पर, बदलू काका के कहने पर रज्जो ने क्या, अपनी अंजुली में जितने आम रह सकते हैं 4-5 सिंदरी वाले मीठे आम लेकर लेखक की ओर उसने बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए, एक क्षण मतलब एक पल के लिए, फॉर सम मोमेंट, उसके हाथों पर ठिठक गई। और जैसे ही रज्जो ने अपनी अंजुली में 4-5 आम लेकर लेखक की ओर बढ़ा दिया, और लेखक जैसे ही उसकी अंजुली से आम लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, तब लेखक की जो नजर थी वो उनकी नजर रज्जो की हाथों को देखकर, रज्जो की कलाई को देखकर एक क्षण के लिए लेखक की नजर रुक गई, टिक गई। रज्जो की कलाई में लेखक की नजर टिक गई। क्या थी, क्या पहना था रज्जो ने? रज्जो की कलाई में ऐसी कौन सी चीज थी जिस चीज की खूबसूरती को देखकर, जिस चीज की सुंदरता को देखकर लेखक की नजर उसकी कलाई पर, रज्जो की कलाई पर टिकी हुई है। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। गोरी गोरी कलाई यानी रज्जो के शरीर का रंग जो था एकदम गोरा था। रज्जो देखने में एकदम गोरी लड़की थी और उसने अपनी कलाई में लाख की 2 चूड़ियां पहनी थी। एक जोड़ी लाख की चूड़ी आखिरी बार बदलू काका ने बनाया था, उसी आखिरी जोड़ी को रज्जो ने पहना है।
तो ये जो आखिरी जोड़ी थी लाख की चूड़ियां, वो चूड़ियां रज्जो की हाथ में बहुत फब रही थी। फबना मतलब जचना, बहुत सुंदर दिखाई देना। और वे लाख की चूड़ियां बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, जिसे रज्जो ने अपनी कलाई पर पहन रखी थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। लेखक जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया आम लाने के लिए, तब मैं पहले भी कह चुका हूं कि लेखक ने ऐसे हाथ तो बढ़ाया है आम लाने के लिए, लेकिन उनकी नजर टिकी हुई है कहां? लाख की चूड़ियों पर। और इसी बीच बदलू काका ने लेखक की नजर को ठान ली। उसने जान लिया कि लेखक यानी लला क्या देख रहा है, और तुरंत बदलू काका ने बोला, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यानी ये जो आखिरी जोड़ा लाख की चूड़ियां बनाया था बदलू काका ने, किसके कहने पर बनाया था? जमींदार, उनके गांव के जमींदार के कहने पर। जमींदार के कहने पर मतलब उस वक्त जमींदार की बेटी की शादी थी। ठीक है, जमींदार की बेटी की शादी थी, और अपनी बेटी की शादी में जमींदार चाहता था कि मेरी बेटी लाख की चूड़ियां पहने। इसलिए पहले से ही उसने, जमींदार ने बदलू काका को कह चुका था कि मेरी बेटी की शादी है, उसे मैं एक जोड़ा लाख की चूड़ियां पहनाना मैं चाहता हूं। मेरी बेटी की शादी के लिए, मेरी बेटी के लिए एक जोड़ा लाख की चूड़ियां बनवा देना। और जमींदार के कहने पर बदलू काका ने आखिरी जोड़ा लाख की चूड़ियां बना तो ली, लेकिन जमींदार को नहीं बेचा। इसलिए नहीं बेचा क्योंकि जमींदार ने कहा था कि मेरी बेटी की शादी है, मैं अपनी बेटी के लिए मैं तुझसे खरीदूंगा, लेकिन उस आखिरी जोड़े का जो मूल्य होना चाहिए, जो मोल होना चाहिए, उसने वह मूल्य, वह रकम नहीं दिया। सस्ते में मांग रहा था। जमींदार ने बनाने के लिए कह दिया, और उसी आखिरी जोड़े को जमींदार सस्ते में बदलू काका से खरीदना चाहता था। इसलिए बदलू काका ने जमींदार को चूड़ी नहीं दी, और उसने कहा, अगर इतने पैसे में आपको और कहीं से अगर लाख की चूड़ियां मिलती है तो तुम जाकर वहां से लाओ, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। शहर से लेकर आओ, शहर से लेकर आओ। यानी जब जमींदार ने देखा कि बदलू का धंधा चौपट हो गया है, वह बेरोजगार हो गया है, और इस जोड़े को मैं कितनी भी कीमत में मांगू ये मुझे दे देगा, लेकिन बदलू ने ऐसा नहीं किया। बदलू ने साफ साफ मना कर दिया कि इतने पैसों में मैं 10 आने पैसे देकर खरीदना चाहता था जमींदार। ठीक है, जबकि उस जोड़े का मूल्य और भी बहुत था। बदलू काका ने तुरंत मना कर दिया कि मैं 10 आने में आपको ये चूड़ी बेच नहीं सकता। आप अगर 10 आने में कहीं से आपको मिल सकती है ऐसी चूड़ियां तो आप वहां कहीं और से लेकर आइए, शहर से लेकर आइए, मैं लेकिन आपको बेच नहीं सकता। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। लेखक ने आम खाया। आम खाने के बाद कुछ देर और बदलू काका के घर ठहरे, और उसके बाद बदलू काका से विदा लेकर लेखक अपने मामा जी के घर चले आए। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। इसमें एक बहुत बड़ा सवाल छिपा हुआ है। देखिए, लेखक बहुत खुश थे। बदलू काका की नियत, उसकी जो आदत थी, उसकी आदत पर लेखक को प्रसन्नता हुई, लेखक को खुशी हुई। यानी लेखक यहाँ कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि बदलू काका ने हार कर भी हार नहीं मानी। बदलू काका हार गया था जब उसका धंधा चौपट हो गया था, जब उसकी रोजी रोटी पर सवाल उठ रहा था, जब जिंदा रहना उसके लिए मुश्किल हो गया था, परिवार चलाना असंभव हो गया था, जब वह लाख की चूड़ियां बनाना बंद कर दिया था। इसी के चलते
उसके वह बेरोजगार हो गया, उसका काम धंधा बंद हो गया, उसने गाय को खिला न सकने के कारण अपनी गाय को बेच डाली। फिर भी बदलू काका ने, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बदलू काका ने 10 आने पैसे में आखिरी जोड़ी लाख की चूड़ियों को जमींदार को नहीं बेचा, क्योंकि बदलू काका अच्छे से जानता था कि ये जो लाख की चूड़ियां हैं इनकी कीमत बहुत है, ये 10 आने में नहीं मिलेगा। बदलू काका उस लाख की चूड़ियों की कीमत को अच्छे से पहचानता था, उसके मूल्य को अच्छे से पहचानता था, इसलिए 10 आने में उसने नहीं दिया। अगर हम होते तो क्या करते, हाँ भाई आजकल तो मेरा धंधा नहीं चल रहा है, अच्छे से रोजगार नहीं हो रहा है, कम से कम हम सस्ते में दे दें ताकि 2 पैसे हमारे जेब में आ जाए। नहीं, बदलू काका ने ऐसा नहीं किया। वो भूखा मर जाएगा, वह भूखा मर जाएगा, लेकिन 10 पैसे में इतनी कीमती लाख की चूड़ियों को वह नहीं बेचेगा। स्वाभिमानी था बदलू काका, एकदम स्वाभिमानी था और अपने बातों में वो पक्का था। भले ही मशीनी युग ने उसके हाथ काट दिए हों, उसे बेरोजगार बना दिए हों, उसे बेसहारा कर दिए हों, फिर भी उसने हार नहीं मानी। अगर बदलू काका की जगह कोई और होता तो शायद 10 पैसे के 8 आने पैसे में भी बेच देता, लेकिन बदलू काका ने ऐसा नहीं किया, स्वाभिमानी था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए, भले ही कितना ही मुसीबत क्यों ना आए, भले ही उसे कितना ही समस्याएं झेलना क्यों ना पड़े, लेकिन बदलू काका आसानी से टूटने वाला नहीं था। उसका व्यक्तित्व एकदम सख्त था, लाख की चूड़ियों की तरह एकदम सख्त था, मजबूत था। कांच की चूड़ियों जैसा उसका व्यक्तित्व नहीं था कि आसानी से टूट जाए। आसानी से टूटने वाला इंसान बदलू काका नहीं था, मजबूत था। भले ही वो बेरोजगार बन गया हो, भले ही उसके लिए परिवार चलाना मुश्किल हो गया हो, भले ही उसने परिस्थिति में पड़कर अपनी गाय को बेच दी हो, लेकिन अंदर से टूटने वाला इंसान बदलू काका नहीं था, हार मानने वाला इंसान नहीं था। इसलिए उसने हार कर भी हार नहीं मानी, और इसी हार में ही और अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण बदलू काका की जीत होती है, वह हार कर भी जीतता है। यही है इस पाठ का मुख्य उद्देश्य। आज लाख की चूड़ियां पाठ का समस्त अंश का अध्ययन हो गया, मैंने विचार विश्लेषण करके मैंने व्याख्या कर दी। आप लोग YouTube में इस वीडियो को देखिए, लाइन बाय लाइन मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा। आप बेशक व्हाट्सएप में मुझे अपना डाउट पूछ सकते हैं, फोन करके अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शैक्षिक वीडियो में बनाऊंगा। आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आसानी से आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।